हेलो बच्चों, आज इंटरमीडिएट 12th की मैथमेटिक्स में हम प्रायिकता वाले लेसन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में आपको, आज लेक्चर नंबर 2 है, दूसरे लेक्चर में आज हम आपको बात करेंगे परम्यूटेशन। पिछले लेक्चर में तो मैंने आपको बेसिक्स बताई थी, उसकी डेफिनेशन बताई थी, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें की थी। 11th का टॉपिक था। आज मैं जो है प्रोबेबिलिटी अभी भी स्टार्ट होने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे 11th की परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आज के लेक्चर में ज़्यादातर पार्ट में यही होगा। फिर उसके बाद मैं बात करूँगा क्लासिकल डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है। क्लासिकल डिफिनीशन जो होती है प्रोबेबिलिटी की, वो क्या होती है, सबसे बेसिक डिफिनीशन जो होती है। ठीक है, आपने 10th में भी थोड़ी बहुत पढ़ रखी है, तो उसके बारे में आज बात की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को हल्का सा रिवाइज़ करता हूँ, जिसमें जो चीज़ें आपको ज़रूरत हैं, जो मैं यूज़ करने वाला हूँ या यूज़ की जाती है प्रोबेबिलिटी में, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। ठीक है, देखो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का एक वर्ड होता है लाइक और अलाइक, लाइक ऑब्जेक्ट। ठीक है, लाइक ऑब्जेक्ट और अलाइक ऑब्जेक्ट। ठीक है, दो तरीके के ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट और अलाइक ऑब्जेक्ट, दो तरीके के ऑब्जेक्ट मिलते हैं। ठीक है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में जब आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया तो दो प्रकार के ऑब्जेक्ट्स बताए गए। ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मतलब भिन्न भिन्न वस्तुएं और एक जैसी वस्तुएं, इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। फिर हम थोड़ी बात परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पर करेंगे। ठीक है, और वहाँ पे ये भी सीखेंगे कि लाइक ऑब्जेक्ट्स और जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेक्शन और अरेंजमेंट कैसे किया जाता है, उनके बारे में। फिर प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस लेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँगा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की। सबसे पहले बात करेंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, देखो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होती है, भिन्न भिन्न वस्तुएं, भिन्न वस्तुएं। ठीक है, जैसे कहने का मतलब 5 लोगों का समुच्चय, 5 लोगों को एक जगह पर रख दिया जाए, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी 5 भी व्यक्ति एक तरीके के नहीं हो सकते हैं, 5 व्यक्ति अलग अलग होंगे। ठीक है, 5 हाथियों का समुच्चय, ठीक है, 5 हाथी अलग अलग तरीके, सभी एक जैसी हाथी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, और भी 5 चीज़ें रख दी जाए, कहीं अलग अलग चीज़ें रख दी जाएँ, ठीक है, जिनके कुछ नेचर मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हों। ठीक है, उनको कहते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब देखिए लाइक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, लाइक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? लेकिन लाइक ऑब्जेक्ट्स का तात्पर्य ये है कि जो लगभग अलाइक ऑब्जेक्ट कहते हैं उनको लाइक ऑब्जेक्ट्स नहीं कहते हैं। ठीक है, अलाइक ऑब्जेक्ट, इसमें जैसे लिख सकते हैं 5 व्यक्ति एक जगह पर लिख रखे हों तो वो आपके अलग अलग होते हैं। 5 व्यक्ति हैं, ठीक है व्यक्ति लेकिन अलग अलग हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ऐसे 5 हाथी लिख लो, 5 शेर लिख लो, कुछ भी एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। दूसरा होता है एलाइक ऑब्जेक्ट। क्या होता है आपका? एलाइक ऑब्जेक्ट्स। देखिए एलाइक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ठीक है, जो डिक्टो सेम एक जैसे हों। ठीक है, डिक्टो एकदम सेम एक जैसे दिखते हों, वो कहलाते हैं आपके। जैसे मान लो जो मार्केट में आपको जो है ये प्लास्टिक वाले एप्पल मिल जाते हैं, सेम मिल जाते हैं वो। ठीक है, प्लास्टिक वाले बनाना जो ये सेम एक जैसे हों, जिनमें हम डिफाइन न कर सकें, जिसका डिफ्रेंशिएट न कर सकें, उसको अलग न कर सकें, उसको कहते हैं हम क्या? एक जैसे ऑब्जेक्ट। ठीक है, उनको एक ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जिनको हम डिफाइन नहीं कर सकें। क्लियर है? ठीक, तो एक जैसी ऑब्जेक्ट कहलाती है। जैसे कोई एक ही ब्रांड की टॉफ़ी एक जगह पर रख दी जाए, ठीक है, तो आप उसमें ये डिफाइन नहीं कर सकते कि ये टॉफ़ी ये टॉफ़ी टॉफ़ी, तो लाइक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, चॉकलेट रख दी जाए, ठीक है, डेयरी मिल्क चॉकलेट एक जगह पर एक डिब्बे में रख दी जाए, तो लाइक ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, क्योंकि आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं पेपर देख के। ठीक है, क्यों? एक ही जैसी बनती हैं, एक ही साइज़ की होती हैं, तो उसको हम कहते हैं लाइक ऑब्जेक्ट्स। तो लाइक ऑब्जेक्ट और क्या होती हैं? डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ये 2 चीज़ें हो गई आपकी। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करूँगा आपके परम्यूटेशन और थोड़ा सा कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। परम्यूटेशन किसे कहते हैं, कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं? क्रमचय और संचय। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, देखिए इनकी ज़रूरत है इसलिए इनको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बात करते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ऊपर ही परम्यूटेशन। ठीक है, यहीं पे हेडिंग डाल लेता हूँ परम्यूटेशन। ठीक, क्रमचय। ठीक, और यहाँ पर लिखते हैं संचय। ठीक, परम्यूटेशन, इसकी अंग्रेजी थी कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखो परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? क्रमचय, मतलब जिसमें क्रम का चयन महत्वपूर्ण हो, इसमें क्रम का चयन क्या हो? महत्वपूर्ण हो। क्रमचय, क्रम का चयन करना। ठीक है, अरेंजमेंट इसमें होता है। इसमें क्या होता है? अरेंजमेंट। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इसमें क्या कहेंगे हम? इसका मतलब होता है अरेंजमेंट। इसका मतलब होता है आपका
अरेंजमेंट, इसमें ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट किया जाता है, अरेंजमेंट्स, ठीक, ये अरेंजमेंट्स हो गया। और इसमें होता है सिलेक्शन, इसमें क्या किया जाता है, सिलेक्शन, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, अरेंजमेंट किया जाता है, ठीक है। अब देखो मैं सबसे पहले देखो ऑब्जेक्ट्स दो तरीके, दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके सिलेक्शन और अरेंजमेंट का अलग तरीका होता है, जो अलाइक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके जो सिलेक्शन और उसका होता है वो अलग तरीका होता है, दो अलग अलग तरीके होते हैं। तो मैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट की बात पहले करूँगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। यहाँ पर मैं पहले डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का शुरू करूँगा, किसका, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, जो भिन्न वस्तुएं हैं, ठीक। देखो भिन्न वस्तुओं की बात करूँ परम्यूटेशन में, तो फर्स्ट पहला रूल क्या है, ठीक है, n भिन्न वस्तुओं का को अरेंज करना, n भिन्न वस्तुओं का अरेंज करना, ये मतलब है ना, ठीक है। पहला अगर लिखेंगे तो n भिन्न वस्तुओं को कैसे अरेंज कर सकते हैं, कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे n भिन्न वस्तुओं को अरेंज करने का, व्यवस्थित करने का, व्यवस्थित करने के कुल तरीके, करने के कुल तरीके, फैक्टोरियल n होता है, क्या होता है, फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n कैसे टूटता है आप सभी को मालूम है, तो फैक्टोरियल n होता है। फैक्टोरियल n कैसे टूटता है लिख देता हूं मैं, n, n-1, n-2, यहाँ पे जहाँ पे जाके रुकेंगे वहीं फैक्टोरियल लगा देंगे, ये हो गया। सेकंड रूल क्या है, n भिन्न वस्तुओं में से, n भिन्न वस्तु में से r वस्तुओं को व्यवस्थित करना या अरेंज करना, अरेंज करने के कुल तरीके, ये हो जाएगा आपका NPR। NPR को तोड़ने का तरीका n फैक्टोरियल बटे n-r फैक्टोरियल, समझ में आया, ठीक है। देखो n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को अरेंज करना, क्या करना, अरेंज करना, ये कहलाता है आपका NPR। जहां पे क्रम मैटर करता हो उनको अरेंज करना, ये कहलाता है आपका क्या, NPR। बातें समझ में, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड टाइप में, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का ही सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देख लो क्या होगा, लिखा क्या है, n भिन्न वस्तुओं में से, n भिन्न वस्तुओं में से, भिन्न वस्तुओं का चयन करना, n भिन्न वस्तुओं का चयन करना, या n भिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं का चयन करना, r वस्तुओं का चयन करना, ठीक है। n भिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं का चयन करना, ठीक है। अब देखिए चयन करना, ठीक है, क्या हो जाएगा, NCR, मतलब अगर n भिन्न भिन्न वस्तुएं रखी हैं उसमें से r वस्तुओं का केवल चयन करना, ठीक है। n भिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं का क्या करना, चयन करना। जैसे मान लो एक डिब्बा है उसमें 4 लाल गेंदे हैं, 2 काली गेंदे हैं, 3 सफ़ेद गेंदे हैं, ठीक है। उसमें 3 वस्तुओं का चयन करना, तो ये आपका कैसा है, मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से 3 ऑब्जेक्ट्स निकालने हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स क्या करने हैं, निकालने हैं, ठीक है। तो वो कहलाता है आपका NCR, n भिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं का चयन करना, ठीक है, चयन करना, उसको कहते हैं हम क्या, इसको कहते हैं हम NCR, क्या कहते हैं, NCR कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब उन्हीं को जब क्रम में लगाना होता है तो उसको कहते हैं NPR, ठीक है। तो NCR का फार्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल और n माइनस कितना, r फैक्टोरियल, ये NCR का फार्मूला होता है। समझ में आया कि नहीं है, n भिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं का चयन करना, n भिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं का चयन करना, NCR कहलाता है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। नोट्स बनाते रहिएगा सभी लोग, ठीक है। ये हो गया आपका चयन करना, ठीक। अब इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको डिफरेंट अलाइक ऑब्जेक्ट्स का चयन करना बताता हूँ, अलाइक ऑब्जेक्ट का अरेंज करना और अलाइक ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना, कैसे सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। नोट करिए, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए,
यहाँ डिफरेंट ऑब्जेक्ट हटा दो, ये हटा दो। चलिए देखिए, चलिए शुरू करते हैं। अब शुरू करेंगे हम अलाइक ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। अभी तक था आपका कैसा, अलाइक ऑब्जेक्ट्स, एक जैसे, ठीक। देखो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। अब मतलब बाकी इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। तो कैसे समझेंगे वो देखिए। अलाइक ऑब्जेक्ट से है, जैसे सपोज दैट, मान लीजिए कि आपके पास एग्जाम्पल है, ए अलाइक एक जैसे ऑब्जेक्ट, ए बी 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 और कैसे हैं, सी और सी, ये है आपके पास, ठीक है। अब ये देखो इसमें कुछ अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब जैसे बी 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 तीनों हैं, ए अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, सी सी अलग अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और बाकी कुछ डिफरेंट, मतलब मिक्सचर है कुल मिला के, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे, ठीक है। देखिए इनको व्यवस्थित करने के कुल तरीके, इतने ऑब्जेक्ट्स हैं तो पहले कुल ऑब्जेक्ट लिख लो, कुल ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 5 2 7, टोटल कितने हो गए आपके, 7। बातें समझ में आई, ठीक है। टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए, 7। तो 7 वस्तुओं को व्यवस्थित करने का तरीका, 7 वस्तुओं को अरेंज करने का तरीका, अरेंज करने के कुल तरीके, क्या हो जाएगा आपका, ये 7 को 7 फैक्टोरियल प्रकार से, लेकिन जो रिपीटेड है, जैसे ए 2 बार आया है 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, बी 3 बार आया तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड, और सी कितनी बार आया 2 बार तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। ये होता है इसका तरीका, समझ में आया। अलाइक ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का तरीका, जितने टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं उन उतने फैक्टोरियल, अपन में जो रिपीटेड हैं, जितनी बार रिपीट हुए हैं उनको उतनी से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये आ जाएगा आपका कितना, अलाइक ऑब्जेक्ट्स आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो अलाइक ऑब्जेक्ट्स का एक एग्जांपल अलाइक ऑब्जेक्ट्स का और उठा लेते हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल नंबर 1 था, यहीं पे एग्जांपल नंबर मैं 2 उठा लेता हूँ अलाइक ऑब्जेक्ट्स का। सपोज दैट ए बी 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 और बी, फिर सी सी डी डी ई एफ जी, है ना, ऐसे लिखा है मान लो, ठीक। अब देखो कितने अक्षर हुए कुल, ठीक है। कुल ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए, 2 4 6 3 9 2 11 3 14, टोटल कितने हो गए 14, ठीक है। तो देखिए 14 तरीकों को अरेंज करने का तरीका, अतः अरेंज करने के कुल तरीके, अरेंज करने के कुल तरीके, ठीक है। अरेंज करने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे आपके, देखिए 14 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा आपका 14 फैक्टोरियल, ठीक। 14 फैक्टोरियल बटे में रिपीटेड कौन कौन से हैं, 2 फैक्टोरियल, और कितना 4 फैक्टोरियल, और फिर कितना 3 फैक्टोरियल, और फिर कितना 2 फैक्टोरियल, और फिर कितना, बस ये तो एक ही बार है, तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और कितना 2 फैक्टोरियल। इस तरीके से अरेंज करने के कुल तरीके हो गए। बातें समझ में आई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से आप जो है इन अलाइक ऑब्जेक्ट्स को आप क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इनका सिलेक्शन की एक प्रोसेस होती है, ठीक है। सिलेक्शन कैसे करना है उसकी एक प्रोसेस होती है, चलिए देखते हैं, ठीक है। सिलेक्शन की एक प्रोसेस होती है, उसको आपको चेक करना है, चलिए देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। चलिए देखिए सिलेक्शन जैसे लिखा है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल ही लेते हैं, तो ए लिखा है बी लिखा है, नहीं ए बी, हाँ ए बी ए, ठीक है, ऐसा लिखा है। 2 बार ए लिखा है, 1 बार बी लिखा है, और फिर क्या लिखा है, या 2 बार बी भी कर लीजिए, 1 बार ए कर लीजिए, यहाँ पर ऐसे लिखा है, ठीक, ऐसे लिखा है। अब आपके पास देखो इसको सेलेक्ट करने का सवाल में ये कहा गया है 2 ऑब्जेक्ट्स का चयन करना है, सेलेक्ट 2 अलाइक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, सेलेक्ट 2 अलाइक ऑब्जेक्ट्स।
तो इसके दो प्रोसेस हो सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, देखिए दो ऑब्जेक्ट्स को चयन करने का तरीका आपको फाइंड करना है, ठीक है। दो वस्तुओं के चयन का तरीका, चयन करना कैसे करेंगे, देखो इसके दो तरीके हैं, ठीक है। पहला पार्ट क्या है, नंबर 1, ठीक है, दो वस्तुओं का चयन करना। देखिए दो वस्तुओं का चयन करने का मतलब ये हो गया आपका, दो वस्तुओं का चयन, तो देखो एक तो आप चाहें तो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को चयन कर सकते हैं, ठीक है। दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैसे चयन कर सकते हैं, एक ए और बी, एक ही तरीका है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को चयन करने का केवल एक तरीका है आपके पास, ठीक है। दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का चयन करना, देखो भाई अगर ए बी डिफरेंट ऑब्जेक्ट, देखो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट का चयन, एक तरीका क्या है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का चयन, ठीक है। देखो यहां पे ध्यान देना, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है भाई। आप या तो ए ले लेंगे, बी ले लेंगे, और बी लेंगे तो ए लेंगे, या ए बी लेंगे, तो कुल मिला के डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। अब एक दूसरा तरीका कितना हो जाएगा आपका, सेकंड प्रोसेस, सेकंड स्टेप क्या होगा, दोनों अलाइक ऑब्जेक्ट हों, कैसे हों, अलाइक ऑब्जेक्ट हों। तो दोनों जो चयन किया गया, दो वस्तु चयन करना है। अब दो वस्तु का चयन करना, दो वस्तु का चयन करेंगे तो एक तरीका ऐसा है जिसमें आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट आएंगे। कितने तरीके हैं, एक तरीके। लेकिन अलाइक ऑब्जेक्ट को चयन करने के कितने तरीके हैं, अलाइक ऑब्जेक्ट देखो या तो ए ले सकते हैं या तो बी ले सकते हैं। अलाइक ऑब्जेक्ट यही दो हैं, तो इसके कुल तरीके कितने, दो। तो कुल तरीके कितने बन जाएंगे, कुल तरीके हो जाएंगे आपके पास 1 प्लस कितना, 2। टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ बेस कितने हो जाएंगे, 3। तो ये होता है आपका अलाइक ऑब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन, चयन करना। समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे मैं क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ाता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, देखो क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक। क्लासिकल डेफिनेशन, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो क्लासिकल डेफिनेशन है वो क्या है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो देखो प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करनी है, ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, क्लासिकल डेफिनेशन जो है वो यही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, एज द रेशियो ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। मतलब किसी भी घटना की जो प्रायिकता है, किसी भी घटना की जो प्रायिकता है वह जो है वह क्या नाम है, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, अनुकूल परिस्थिति तथा जो है कुल परिस्थितियों के अनुपात के क्या होती है, बराबर होती है। तो क्लासिकल डिफिनेशन अगर हिंदी में लिखें, अंग्रेजी में लिखें, तो अंग्रेजी में लिखेंगे क्या, इट इज़ डिफाइंड, क्या लिखेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, it is defined as the ratio of, ठीक है, as the ratio of favorable outcomes, क्या लिखेंगे, favorable outcomes and total number of outcomes, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्लियर है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मतलब अगर मैं इसकी कोई बात को हिंदी में लिखूं, ठीक है, तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता
प्रायिकता, ठीक है। अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति तथा कुल परिस्थिति, कुल परिस्थिति के अनुपात के बराबर होता है। देखिए P बराबर, हिंदी में लिखें तो अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, ठीक। मतलब नंबर ऑफ एनी इवेंट है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन अपॉन में नंबर ऑफ टोटल कंडीशन। सैंपल स्पेस आपको कल बताया गया था, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, एलिमेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस एंड टोटल नंबर ऑफ इन फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अब इस पर एक एग्जांपल उठाते हैं, छोटा सा एग्जांपल, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्लासिकल डिफिनेशन आज यही चलेगा, क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी तो डिफिनेशन हो गई। अब इस पर कुछ छोटे छोटे एग्जांपल लेके इसको समझा दें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया, एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर आप क्या कर सकते हैं? देखिए एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आना, सम संख्या का आना, सम संख्या के आने की प्रायिकता ज्ञात करो, आने की प्रायिकता ज्ञात करो, ठीक। एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। देखो पहले टोटल सैंपल ऑफ स्पेस, एक पासा फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितने मिल सकते हैं? एक मिल सकता है, दो मिल सकता है, तीन मिल सकता है, एक दो तीन, चार मिल सकता है, पाँच मिल सकता है और छः मिल सकता है। एक पासे को फेंकने पर कुल 6 परिणाम मिल सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस एलिमेंट हुआ वो कितने हो गए? 6। समझ में आया कि नहीं है? अब फेवरेबल कंडीशन कितनी होगी? नंबर ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स क्या है? देखो इवेंट्स सच दैट सम संख्या आना, इवेंट्स क्या है? सम संख्या। तो फेवरेबल यही तो हुआ, सम संख्या पाना। फेवरेबल कंडीशन कौन सी होगी? सम संख्या, ठीक है। तो सम संख्या, तो सम संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सम संख्या कौन कौन सी मिलेगी? 2 मिलेगी, 4 मिलेगी और 6। मतलब फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए आपके? 3, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट क्या है? ई, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्लेब, 3 अपॉन में 6, मतलब 1/2, दैट्स आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ये क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के नियम से जो आप ये यूज़ करेंगे, ये लगा लेंगे आप, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए देखिए, हटा दें इसको। चलो इसको कुछ और एग्जांपल से इसको समझते हैं, ठीक है। क्लासिकल डिफिनेशन हम कैसे करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करें। लिखा है एक बैग में 5 सफ़ेद, एक बैग है जिसमें 5 सफ़ेद और कुछ काली गेंदें हैं, 5 सफ़ेद 7 काली, ठीक है, और 4 लाल गेंदें हैं। एक बैग में, क्वेश्चन लिख देते हैं, देखो एग्जाम्पल है, एक बैग में 5 सफ़ेद 7 लाल 4 काली गेंदें हैं, ठीक है। 3 लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करो। 3 लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करो। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो,
टॉपिक थोड़ा बहुत आसान नहीं होता, समझना पड़ता है, कुछ कॉमन सेंस लगाने होते हैं, ठीक है। सीधे से फार्मूले नहीं है कि फार्मूले में रख दिया निकल आया, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है। भाषा को समझना पड़ेगा, लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान देनी होंगी। तो चलिए देखिए, एक बैग में पाँच कैसी गेंदें हैं, 5 गेंदें हैं टोटल। मतलब एक बैग में 5 सफ़ेद 7 लाल और 4 काली गेंदें हैं, जिसमें से 3 लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, ठीक है। तो ज़रा देखो, आपको ये पता है कि भाई 3 लाल गेंद सिलेक्शन करना है, ठीक है। 3 लाल गेंद, तो फेवरेबल कंडीशन कौन सी होगी, ठीक है। 5 देखो टोटल भाई 7 लाल गेंदें हैं, 7 में से 3 निकालनी है। तो फेवरेबल कंडीशन टोटल 7 लाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। 7 गेंदें हैं, ठीक है। तो 7 जब लाइक ऑब्जेक्ट्स हैं और उनका क्या करना है, सिलेक्शन करना है। क्या करना है, शायद 7 डिफरेंट, मतलब 7 लाल गेंदें हैं, 7 डिफरेंट गेंदें हैं, ठीक है। 7 लाल अलग अलग गेंदें हैं, लाल रंग की हैं, अलग अलग गेंदें हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। उसमें से 3 का चयन करना, तो 7C3 हो जाएगा। तो ये फेवरेबल कंडीशन है। पहले टोटल कंडीशन फाइंड करते हैं, पहले टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकालते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी हो जाएंगी, 5 7 4, 7 5 12 4 16, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक है। अब 16 में से पहले 3 का सिलेक्शन, कोई भी रंग, 16 में से 3 का टोटल, वही 16, इन्हीं 16 में से 3 चयन कर सकते हैं। तो टोटल कंडीशन सैंपल ऑफ स्पेस कितना हुआ, ठीक है भाई। टोटल 16 गेंदें, 16 में से 3 निकालना है, तो टोटल यही तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हुए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इसको कहते हैं कुल परिस्थितियां, कुल परिस्थितियां, ठीक। ये हो जाएंगी, देखो 16 में से 3 का चयन, मतलब 16 चयन करना है, C3 चयन करने के लिए ना C यूज करते हैं। 16 में से 3 का चयन, ठीक है। अब देखो अनुकूल परिस्थिति कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स, आउटकम्स मतलब अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति क्या हो जाएगी, देखो टोटल 7 में से ही तो 3 लाल गेंद निकाल सकते हैं, मतलब टोटल 7 C कितना 3, ठीक। आप इसको कह सकते हैं NS, इसको कहते हैं इवेंट NE, क्या सकते हैं NE, ठीक है। अब देखो तो PE इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स हो जाएगा आपका NE अपॉन में कितना NS, NE हो गया 7C3 अपॉन में 16C3, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7C3 कितना हो जाता है आपका 7 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल, 7 में से 3 गया कितना 4 फैक्टोरियल बटे में, ठीक है। 16 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल, और 16 में से 3 गया, 16 में से 3 गया, देखो 16 में से 3 गया कितना हो जाएगा आपका 16 में से 3 गया 13 फैक्टोरियल, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 13 फैक्टोरियल, बातें समझ में आई, ठीक है। 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कितना 4, 16 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और कितना 13 फैक्टोरियल। चलिए देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो सब सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 7 फैक्टोरियल है, आपको 3 फैक्टोरियल कट गया है ना, पहले सब लिख लो 7 फैक्टोरियल और ऊपर गया कितना हो गया 13 फैक्टोरियल, बटे में बचा कितना 4 फैक्टोरियल और कितना 16 फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखो किसको किसको तोड़ने से फ़ायदा होगा, ऊपर वाले को 7 तोड़ दो, 7 गुणे 6 गुणे 5 ऐसे तोड़ा जाता है 5, और गुणे कितना 4 फैक्टोरियल, और 13 फैक्टोरियल लिखा रहने दीजिए। नीचे वाले में 4 फैक्टोरियल 16 को तोड़ दो, 16 गुणे 15 और गुणे कितना 14, और साथ में कितना गुणे में 13 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, और कुछ चीज़ें कट जाएंगी जिनको काट लेना है, ठीक। 7 दूनी 14, 2 तिहाई 6 और 3 पची 15, तो 5 से 5 कैंसिल, सीधे सीधे 1/16। समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्लासिकल डिफिनेशन हो गई, ठीक है। इस तरह से आप इसको हल करते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है, 1 मिनट 7C3 है, हाँ ठीक है सही है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला एग्जाम्पल उठाते हैं,
ठीक, देखिए 4 सिक्के उछालने पर 2 हेड या 2 टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। 2 हेड अथवा 2 टेल आने की प्रायिकता। ठीक है, चलिए देखिए 4 सिक्के उछाले जाते हैं। एग्जाम्पल है 4 सिक्के उछालने पर 2 हेड अथवा 2 टेल आने की प्रायिकता। टेल आने की प्रायिकता। ठीक है, ज्ञात करो। ठीक, देखो 4 सिलेक्शन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? देखिए सॉल्यूशन होगा, आपके पास 4 सिक्के हैं, है ना, टोटल 4 सिक्के हैं। अब 4 सिक्कों को देखो 4 सिक्के हैं, एक पर हेड आ गया। ठीक है, 4 सिक्कों का सिलेक्शन करना है। ठीक है, आपको 4 में से ये देखना है कि वो कितनी तरीके से आपको मान लो पहले पे हेड, फिर टेल, फिर कितने हेड और टेल। मान लो पहला है 1 2 3 और कितना 4 हेड, टेल और कितना हेड और टेल हो गया आपका। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बनेंगे? ठीक है, आपको पता है कि अगर 4 सिक्के उछाले जाने पर, देखो 4 सिक्के उछालने पर, ऐसे समझो 4 सिक्के फेंकने पर कुल परिणाम जिसको हम सैंपल स्पेस कहेंगे, नंबर ऑफ। ठीक, देखो परिणाम की पावर में कितना होता है? एक्सपेरिमेंट कितना? 4। मैंने बताया था आपको परिणाम की पावर में एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो कितनी बार 4 सिक्के फेंके गए ना, मैंने कल बताया था आपको कि एक सिक्के, मतलब पिछले लेक्चर में, एक सिक्के को 4 बार फेंको तो 4 सिक्के एक बार फेंको, एक ही बात है। तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कितने हैं? 4। 4 सिक्के एक बार फेंके, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कितना? 4। और एक सिक्के की फेंक पर परिणाम कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो 2 होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? टोटल 2 की घात में कितना आ जाएगा? 4, है ना, 2 की घात में 4, तो इसका मतलब 16। मतलब NS बराबर कितना आ गया आपका? 16। क्लियर हुआ? ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ वो बनेंगे 16 बनेंगे। ठीक है, 16 बनेंगे, तो 16 की में से अब ये देखना है कि कितनी जगहों पर आपको हेड अथवा टेल मिलता है। ठीक है, क्या कितनी ऐसी जगह पर है जहाँ पर आपको हेड अथवा टेल मिलता है। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। ठीक, अब निकाल लेते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन। कैसे निकालेंगे? तो सैंपल स्पेस बना लेते हैं पहले। S = मैंने आपको बताया था, ठीक है, फर्स्ट ईयर में ही, कि आप सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं। सिक्के वाला याद हो तो हेड 8 है ना, 8 4 बार हेड लिखो पहले, 4 बार हेड और 4 बार क्या लिखेंगे? टेल लिखेंगे। फिर आप यहाँ से 2 बार H लिखेंगे, 2 बार टेल लिखेंगे। ठीक है, फिर 2 बार H लिखेंगे, 2 बार क्या लिखेंगे? टेल लिखेंगे। फिर अब ऐसे एक बार हेड तो एक बार टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड और फिर टेल। अब फिर इसके बाद यहाँ पर लास्ट में अब जहाँ पर H लिखा है ये H लिखेंगे। ठीक है, अब मतलब देखो सब, हाँ बस 4 बार फेंका है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब आपको टोटल बनाने कितने? अच्छा 16 आउटकम्स होंगे। तो सुनिए, गलत हो गया थोड़ा सा, फिर से सैंपल स्पेस फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, देखो टोटल सैंपल ऑफ स्पेस जो बनेंगे वो आपके कैसे बनेंगे? देखो टोटल सैंपल ऑफ स्पेस बनेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस देखो 16 बनना है ना, तो H 8 बार लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे टेल 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 टेल, 1 2 3 4 टेल 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 और टेल। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया आपका। ठीक है, कितना हो गया? 8। अब देखो इनका आधा कर दो, हेड 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 टेल 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 और टेल, फिर हेड 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 और 4 बार लिख लिया, फिर 4 बार टेल। आधा करते चले जाओ। ठीक है, 16 इवेंट्स बनेंगी, तो 16 में से 8, पहले 8 लिख लिया, फिर 8 लिख लिया, अब 4 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, तोड़ दिया।
अब 4 बचे, 4 हेड में से 2 को हेड रहने दो और 2 को टेल में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। ऐसे 2 को हेड में और 2 बार टेल में, फिर ठीक, अब 2 बार हेड में और 2 बार किस में, टेल में, फिर 2 बार हेड में और फिर 2 बार टेल में, ठीक। लास्ट में अब सबसे पहले इसको आप क्या करेंगे, कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है। फिर 2 बार हेड है तो 1 बार हेड लिखेंगे और 1 बार टेल लिखेंगे, फिर हेड लिखेंगे, फिर टेल लिखेंगे, फिर हेड लिखेंगे, फिर टेल लिखेंगे, हेड लिखेंगे, टेल लिखेंगे, हेड और टेल, हेड और टेल, हेड और टेल, हेड और टेल। समझ आया कि नहीं है? अब देखो फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, फेवरेबल कंडीशन, ठीक है, अनुकूल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति क्या होगी, चेक करो, 2 हेड या 2 टेल आना, ठीक है। तो 2 हेड 2 टेल कितनी प्रकार, देखो 2 हेड या 2 टेल, 2 हेड और 2 टेल, तो 2 हेड और 2 टेल एक बार यहाँ मिल रहा है, एक कंडीशन ये है ना। 2 हेड और 2 टेल, एक कंडीशन ये है, ध्यान देना, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। यहाँ पर देखो 2 बार हेड और 2 बार टेल, ठीक है। यहाँ भी 2 बार हेड और 2 बार टेल है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 2 बार हेड और टेल है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, बस अब नहीं है ना। यहाँ पर देख लेते हैं, 2 बार हेड और 2 बार टेल, है ना। 2 बार हेड ये तो ले रखा है मैंने, 2 बार हेड और 2 बार टेल नहीं, बस 1 2 3 4 5 और 6, देखो 1 2 3 4 5 और 6 जगह ऐसे है जहाँ पर 2 बार हेड और 2 बार टेल आया है, ठीक है। तो अनुकूल परिस्थिति कितनी, 6। तो इवेंट्स क्या हो जाएंगी, पी बराबर, ये इसको कह ले एन ई बटे में कितना, एन एस, ठीक है। एन ई का मान कितना होता है आपका 6 और बटे इसका मान कितना है 16, 2 3 6 2 8 16, दैट मीन्स 3/8। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक, आई होप सबको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। 3/8 तो ये हो गई आपकी क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ तक आप सभी लोग सॉल्व करिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक को पढ़ाया जाएगा।